नमस्कार। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं G7 समिट 2022। ये G7 समिट है क्या? बेसिकली ये एनुअल समिट है उन G7 नेशंस का जो हर साल एक समिट करते हैं, और इस साल ये समिट जर्मनी में हुआ था। अब ये G7 नेशंस हैं कौन से? G7 नेशंस हैं यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूएसए, कनाडा एंड जापान। अब ये जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने क्या किया, 1975 में इकट्ठे हुए और इन्होंने कहा हम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की एक फॉर्मेशन करेंगे, जिसका नाम इन्होंने ग्रुपिंग का नाम रख दिया G7। ये जो G7 नेशंस हैं ये वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज़ भी हैं, साथ में ग्लोबल प्लेयर्स भी हैं। ये जो पूरा ग्लोबल ट्रेड हो रहा है ना, इसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स हैं ये। और साथ ही में ये G7 नेशंस टुगेदर कंट्रीब्यूट, मतलब कि इनका कितना ज़्यादा रोल है वर्ल्ड की जीडीपी में, ये है 31% और वर्ल्ड की पॉपुलेशन में 10%। अब हम चलते हैं सीधा इस समिट पे। होप आपको G7 नेशंस के बारे में थोड़ा पता चल गया होगा। अब G7 समिट की बात करते हैं। इस साल 48th G7 समिट हुआ था और वो हुआ था आपका जर्मनी में। इस बार 5 नेशंस को इन्होंने इनवाइट किया था। वो नेशंस थे अर्जेंटीना, इंडिया, इंडोनेशिया, सेनेगल एंड साउथ अफ्रीका। और इंटरेस्टिंग बात इस बार की क्या रही है कि इन्होंने G7 नेशंस ने इनवाइट तो 5 कंट्रीज़ को किया था, उसमें इंडिया भी था। और इस बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी क्या किया, इनको इंटर्न इन्वाइट कर दिया। मतलब आपने इन्वाइटी, एक तो इन्वाइट किया इन्वाइटी को, और इन्वाइटी ने फिर इन्वाइट ही कर दिया आपको अलग से। वो क्या इनवाइट कर रहे हैं? वो ये इनवाइट कर रहे हैं कि जितने G7 नेशंस हैं कि भैया आइए, इंडिया में आपका स्वागत है, आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इंडिया जो है इस समय एमर्जिंग मार्केट है। किसकी? क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी की। अब ये क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी है, बेसिकली ये वो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं जिससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हो या कोई किसी और प्रोडक्शन सर्विसेज में लगे हों, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपने इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है। और अगर नुकसान हो रहा है तो बहुत मिनिमल नुकसान होना चाहिए, ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाता है इसमें। दूसरा, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हमेशा प्राथमिकता रही है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में। इसका मतलब होता है हम भी खाएं या हम भी यूज़ करें, हमारी आगे वाली जनरेशन भी खाए या यूज़ करे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं वाटर का, पानी का। आज हम पानी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं, वो डिप्लीट होने वाले हैं 2030 तक। ये वार्निंग जारी कर दी गई है। लेकिन हमें इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है और इस तरीके से उस फ्रेश वाटर को यूज़ करना है ताकि ना वो इस 2030 तक डिप्लीट हो, बल्कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को वो पानी मिले। ग्लेशियर्स, हमें ग्लेशियर्स को भी बचाना है। साथ में हमें ये भी देखना है कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ भी डिप्लीशन ना हो, उनको भी मिले, हम भी उस रिसोर्सेज का उपयोग या सदुपयोग कर सकें। अब तो ये हो गया क्लीन एनर्जी के बारे में कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है। लेकिन इंडिया कैसे इमर्जिंग प्लेयर बना है, इसका कैसे एक इमर्जिंग मार्केट बना है? वो इस तरीके से बना है कि आप देख सकते हैं कि इंडिया सोलर अलायंस का भी मेंबर है, और सोलर अलायंस के साथ साथ इंडिया ने इस बार वर्ल्ड का सबसे पहला सोलर पावर ऑपरेटेड एयरपोर्ट एस्टैब्लिश किया है। कहाँ पे ये एस्टैब्लिश हुआ है? कोचीन में। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट है जो सोलर पावर पे रन करेगा, फुली सोलर पावर पे। सेकेंडली, हम लोगों ने अचीव कर लिया है क्या? 40% एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट फ्रॉम नॉन फॉसिल रिसोर्सेज। मतलब जो हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो वापस रिन्यू नहीं हो सकते, जैसे कोल, जैसे नेचुरल गैस, अब हमें इसकी धीरे धीरे आवश्यकता कम पड़ेगी क्योंकि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे ज़्यादा अब फोकस कर रहे हैं। तभी हमने यहाँ पे बताया है कि 40% एनर्जी कैपेसिटी हम किससे ले रहे हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। और 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल, जो आजकल आप जानते हैं कि पेट्रोल एथेनॉल ब्लेंडिंग उसमें शुरू हो चुकी है, और धीरे धीरे हम पेट्रोल एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला ही यूज़ करेंगे, पूरा देश उसी को यूज़ करेगा।
इससे आप देखिए आगे आने वाले फ्यूचर में पेट्रोल की प्राइसेस, क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे जाएंगी। अब चलते हैं इस समिट में, दोबारा से इस समिट में आते हैं कि इस समिट के हाइलाइट्स क्या थे। सबसे पहला, ये G7 नेशंस इस बार बैठे तो इन्होंने डिसाइड किया कि इस बार हम $600 बिलियन कहाँ यूज़ करेंगे। ये यूज़ करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में, और ये इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स किन देशों में यूज़ किए जाएंगे, ये बनेंगे आपके अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस में। और ये सारा मैकेनिज्म किसके तहत होने वाला है, ये होने वाला है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि PGII के तहत होगा। सेकेंडली, जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने इस बार वर्ल्ड की उस स्टेज पे लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट कैंपेन की शुरुआत कर दी है। पहले ये लाइफ कैंपेन जो था वो इंडिया में उन्होंने चलाया, अब ये उन्होंने पूरे वर्ल्ड को ये लाइफ कैंपेन की ओर अग्रसर करने की कोशिश की है। अब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट कैंपेन, ये मैं आगे के लेक्चर में और ज़्यादा इसको क्लियर करूँगा, लेकिन इस कैंपेन से एक असर ये हुआ कि जो जितने भी नेशंस हैं पूरे वर्ल्ड के, उन्होंने इस बार बहुत ज़्यादा सराहना की है इंडिया की इस लाइफ कैंपेन के ऊपर। ये एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर एक कैंपेन है, ये इसके बारे में हम आगे में डिस्कस करेंगे। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक इशू को भी एड्रेस किया है। आपने देखा होगा कि यूक्रेन और रशिया क्राइसिस की वजह से, इस वार की वजह से एनर्जी क्राइसिस हो गए थे, जिससे क्रूड ऑयल के प्राइसेस आसमान को छू रहे थे, पेट्रोल डीजल भी बहुत महंगा हो चुका था। इस बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया है कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए अमंग आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, जिससे एनर्जी क्राइसिस का खतरा कभी भी अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग नेशंस पे ज़्यादा ना हो। उसके बाद G7 कंट्रीज़ ने, और साथ ही में ये जो 5 कंट्रीज़ आई हैं, इन्होंने भी एक स्वर में रशिया यूक्रेन वार की कंडेमनेशन की है, भर्त्सना की है, और रशिया को कहा है कि इमीडिएटली इस वार को ख़त्म कर दिया जाए। तो मेरे ख्याल से काफ़ी पॉइंट्स हो चुके हैं इसके G7 समिट के। बाकी होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।